दोस्तों नमस्कार। आज दो सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि यह देश चलेगा कैसे। संविधान से चलेगा, संसद से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से चलेगा, सड़क से चलेगा, आंदोलन से चलेगा। कैसे चलेगा यह देश? और इस देश के भीतर आप कोई भी परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड अक्सर एक सवाल करता है कि अच्छा अब आपको नौकरी मिल गई, अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या करेंगे इस नौकरी या इस पद पर बैठने के बाद। क्या इस देश के चीफ जस्टिस से यह पूछा जा सकता है अब आप चीफ जस्टिस हो गए तो अब आप क्या करेंगे? क्या इस देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है अब आप प्रधानमंत्री हो गए अब आप क्या करेंगे? या फिर इस देश में संसद के भीतर विपक्ष के नेता से पूछा जा सकता है आप विपक्ष के नेता हो गए लेकिन अब आप क्या करेंगे? इस देश के भीतर में नौकरी करते हुए नौकरशाही की कतार में किसी से भी आप पूछ लीजिए, चाहे वह ईडी के 3 बार एक्सटेंशन पाने वाले संजय मिश्रा हो, जिस दौर में ईडी का खौफ हर पॉलिटिशियन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था कि उन्हें 3 बार एक्सटेंशन मिल गया तो उससे हुआ क्या। या फिर विनोद राय से पूछ लीजिए, जब आप सीएजी थे उस वक्त आपने जो भी स्पेकुलेशन के जरिए बतलाया, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, रेवेन्यू का इतना लॉस हो रहा है और वो सब कुछ हवाई निकला, तो फिर आपको मिला क्या? या फिर इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त के जो भी बड़े अधिकारी पदों पर बैठे हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। इस देश में सीबीआई डायरेक्टर से भी पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्या। और शायद यह एक ऐसा सवाल है जो जुड़ा हुआ है कि आखिर देश चलेगा कैसे। और देश संविधान से चलेगा तो आज संसद के भीतर हर किसी ने संविधान की दुहाई को देते हुए देखा और बीजेपी के भीतर यह खौफ था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो संविधान बदल डालेगी। और इसके लिए उन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने जो कुछ कहा मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर, उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। यानी संसद के भीतर संविधान की चिंता बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, कर रही है। लेकिन वहीं बहुत दूर नहीं, इस देश की आर्थिक नगरी जो मुंबई के नाम से जानी जाती है, इकोनॉमिक कैपिटल, वहां पर एक कॉमेडियन ने अपना शो जारी किया और उसको उसी संविधान के तहत इस बात की इजाजत नहीं मिली कि वह अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अपनी बातों को रख सके, क्योंकि उस बातों में इंडिकेशन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का था। तो जिस हॉल में वो कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया उस हॉल को ही तहस नहस कर दिया गया और एक झटके में लगा कि संविधान, उसके भीतर शब्द, अभिव्यक्ति की आजादी कोई मायने रखते नहीं है। और एक झटके में संसद के भीतर नजर आया इस देश में धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था तो है नहीं, तो कांग्रेस के नेता ने कैसे कह दिया, तो यहां भी नहीं। तो यहां कांग्रेस कटघरे में है, वहां बीजेपी के साथ खड़ी शिवसेना कटघरे में है और बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं गड़बड़ी हो गई, कार्रवाई तो होगी। यह देश चलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख और 24 तारीख कॉलेजियम की बैठक बुलाई और उसके बाद तय किया कि जो जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जिनके घर से 15 करोड़ रुपए मिले और जले अवस्था में मिले, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो आए हैं तो वापस वहीं चले जाएंगे। और एक झटके में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन खड़ा हो गया और उसने कहा कि हम उन्हें इधर आने नहीं देंगे। और चीफ जस्टिस से कहते हैं कि खबरदार, आप ऐसा सोचिए भी मत, आप कार्रवाई कीजिए, आपराधिक कार्रवाई कीजिए, इस देश की सरकार को बोलिए कि इंपीचमेंट लगाए। यह कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में लोगों का भरोसा अगर न्यायपालिका से ही डगमगा गया तो उसके बाद यह डेमोक्रेसी बचेगी कहां, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा क्या? सब कुछ तो भरभरा कर गिर जाएगा। और बाकायदा वकीलों के बीच इसका पाठ किया गया और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। Judges are Caesar's wife above suspicion.
merely a trial of a petty criminal, but the conduct of a sitting judge, which has shocked the nation, and the functionality of constitution is at stake. Therefore, continuance of Justice Yashwant Verma any further as High Court judge is dangerous for the democracy, as it eroded public faith, which is the only power available with the judicial system. If faith gone, everything gone. Nation will collapse. Bar Association is of a considered opinion that immediate steps should be taken for impeachment of this judge. It is opposite to state that after this incident, the judiciary, specifically the High Court and the Supreme Court, will not be able to claim moral high grounds. Any proposed transfer of Justice Yashwant Verma to Allahabad High Court or its Lucknow bench or to any other High Court, किसी भी जगह इनको ट्रांसफर ना किया, दिल्ली में बैठाया जाए, वहीं बैठे, वहीं इनकी स्क्रूटनी करेगा. CGI should immediately permit the filing of FIR and investigation by CBI or ED and other investigating agencies with full permission to the investigating agencies to apply the law of land to every offender, including the delinquent judge, Justice Yashwant Verma. तो क्या ये मान लिया जाए जो गुस्सा इलाहाबाद हाई कोर्ट के भीतर वकीलों में है, वहां की बार एसोसिएशन में है, वो सही है? या फिर संसद के भीतर बंद कमरे में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के अध्यक्ष धनखड़ साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और छोटा मोटा हिस्सा वो खुद जारी भी कर देते हैं कि देखिए हम बड़े चिंतित हैं जुडिशरी को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, तो क्या इस दौर में यह बहस की जाए कि देखिए कुछ हद तक इस दौर में जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही हैं, कुछ हद तक एक वक्त चंद्रचूड़ भी सही थे, कुछ हद तक एक वक्त क्या चीफ जस्टिस गगोई भी सही थे, या फिर इनके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और इस देश के भीतर में राजनीति होते होते संसद और सड़क की दूरी भूल चुकी है, लोगों का भरोसा वाकई के डेमोक्रेसी से हट गया है? क्योंकि एसोसिएशन ने जिन बातों का जिक्र करते हुए पर्चा भी जारी किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, वो कह रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति का विश्वास डिग जाएगा, कोलैप्स कर जाएगी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए ये डेंजरस सिचुएशन है, सीजीआई तुरंत कार्रवाई करें, जांच के आदेश दें, सीबीआई को दें, ईडी को दें, उसी सीबीआई ईडी को जिसको लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि इसका इस्तेमाल सत्ता कर रही है, देश चलेगा कैसे? संसद के भीतर उलझे हुए ये सवाल, मुंबई शहर में अभिव्यक्ति के सवाल को लेकर उलझते हुए संविधान की ताकत, और इन सब के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी जान गए संसद के भीतर कुछ नहीं है, तो एक झटके में वो वहां से निकलते हैं और जंतर मंतर पहुंच जाते हैं. वो जानते हैं कि इस देश के भीतर में तकदीर इस देश की सड़क से निकलेगी और युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है, उनकी अगुवाई में छात्रों का जमावड़ा जो जंतर मंतर पर सस्ता है, उसके जरिए वो भविष्य में परिवर्तन के सपने देखने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद देश यहीं से बदलेगा. संसद में विपक्ष के नेता हैं, संसद के भीतर सवाल संसद, लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, करप्शन, सब चीजों का है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी निकल कर आए जंतर मंतर पर और वहां पर वो न्याय की परिभाषा को गढ़ते गढ़ते भविष्य के उस आंदोलन को गढ़ने में लग गए. ये ऐसे आंदोलन और ऐसी भीड़ तो इस देश के हर हिस्से में चाहिए, क्योंकि इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को संघ ने बर्बाद कर दिया. इस देश की पूरी देश की संपत्ति को अडानी और अंबानी को सौंप दिया गया. तो कहीं तो संघर्ष होगा. तो पार्लियामेंट खारिज है विपक्ष के नेता के लिए. पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं है न्यायपालिका के सामने, न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं है मुंबई और दिल्ली के बीच उलझे हुए सवालों के बीच. और डिप्टी सीएम जब कहते हैं कर्नाटक के कि संविधान को बदलेंगे, अमेंडमेंट लेकर आएंगे जिससे धर्म के आश्रय भी आरक्षण दिया जा सके, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, उन्होंने तो एक लिहाज से सीधे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर हमला कर दिया.
तो कैसे सहा जाए। लेकिन इन सब से हटकर क्या रास्ता सड़क से निकलेगा और देश वहीं से चलेगा जिसका ऐलान और ऐवान पार्लियामेंट से निकलकर चंद फरलांग की दूरी पर जंतर मंतर के बीच राहुल गांधी एक झटके में पहुंच जाते हैं। सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। तो क्या देश का कंसेप्ट क्या है या राष्ट्र का कंसेप्ट क्या है, यह भी इस दौर में गायब किया जा चुका है। क्योंकि संसद की जो जवाबदेही है वह उससे मुक्त है। पार्लियामेंट के भीतर जो संविधान के आश्रय चलने का जिक्र होता है उससे पार्लियामेंट ने कई मौकों पर मुक्ति पा ली है। और इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें अपने अपने हिसाब से अपनी सत्तानुकूल गवर्नेंस को चलाती है। तो फिर राष्ट्र, उसका कंसेप्ट वाकई है क्या, और इस देश के भीतर में गवर्नेंस गायब क्यों है। एक जज के घर से 15 करोड़ रुपए मिले और पार्लियामेंट के भीतर इसको लेकर हंगामा मच गया, शोर करना पड़ गया, कार्रवाई हो या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, सब कुछ देखिए, हम साइट पे डाले दे रहे हैं, जिसे चाहिए उसे देख लीजिए। और आज पीठ ठोकी गई बाकायदा राज्यसभा के अध्यक्ष के जरिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ के जरिए, और साथ में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं और साथ में जेपी नड्डा खड़े हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के नेता हैं। सभी कह रहे हैं वाकई चीफ जस्टिस ने अच्छा काम किया जो सब कुछ पब्लिक में कर दिया। यानी इस देश के बाद क्राइम करने के बाद क्राइम सीन को पब्लिक में ले आना न्यायपालिका और इस देश के भीतर में अपराधी व्यक्ति को लेकर या आरोप के तहत ही सही, लेकिन वह एक न्याय की प्रक्रिया है क्या कि सब कुछ हम सामने ले आए। अब आने वाले वक्त में तय होगा। तो तय क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जो बहस थी वो संविधान को लेकर थी। मामला वहीं से शुरू हुआ और राज्यसभा की तीखी नोकझोंक में यह साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है और संविधान को कांग्रेस ही मानती है, यह भी कहा गया। तो संविधान को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, किसके आरोप हैं, किसके प्रत्यारोप हैं, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर सवाल यह नहीं कि सरकार या देश, सत्ता और सारी कुछ इस देश की पार्लियामेंट से चलेगी या जंतर मंतर से चलेगी। सवाल है कि अंदर और बाहर की परिस्थिति पार्लियामेंट के भीतर भी है। सदन के भीतर की उठती हुई आवाज और सदन के पीछे उपराष्ट्रपति के कमरे के भीतर होती हुई अनुगुंज, शब्दों की अनुगुंज, दोनों को जरा सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस स्थिति में इस देश के भीतर संसद को कैसे देखा जाए, संसद के भीतर उपराष्ट्रपति के कमरे को कैसे देखा जाए, उपराष्ट्रपति के कमरे से हटकर जंतर मंतर पर आंदोलन के ऐलान को कैसे देखा जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का किस रूप में रिएक्शन देखा जाए, और जो सवाल अपने तौर पर बिंबों के आसरे उठाना चाहता है एक कॉमेडियन, उसको कैसे परखा जाए। शुरुआत कहां से की जाए? मुंबई से। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए।
सुहाने की रिक्शा। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। Where is freedom of speech? There is freedom of action only जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? तो ताकत से ही देश चलता है। ताकत सत्ता के पास होती है, उसी के हिसाब से देश चलता है। या वाकई इस देश के भीतर में इस देश के नेताओं के भीतर अब अभिव्यक्ति की आजादी का जो भ्रम आकर टिक चुका है कि यह होना चाहिए, यह बैलेंस कर रहा है देश को चलाए रखने के लिए, क्योंकि सभी एक ही कतार में, एक ही कटघरे में है। जब आप इधर थे तो आप भी यही कहते थे, जब आप उधर हैं तो उसके उलट कहते हैं। जो उस समय वहां थे वो जिस बातों का जिक्र करते हैं यहां आके कुछ और कहते हैं। क्योंकि मुंबई के भीतर तो कंगना रनावत का घर भी टूटते हुए हर किसी ने देखा, बीएमसी का बुलडोजर चला, और यहां पर भी बीएमसी उस थिएटर को नेस्तानाबूद करना चाहती है जहां पर यह कार्यक्रम हुआ। मुंबई की सड़क पे भी पॉलिटिशियन खड़ा है, पार्लियामेंट के दायरे में भी पॉलिटिशियन खड़ा है। दोनों के रिएक्शन भी आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष अपने तौर पर समझ रहा है। अब इस परिस्थिति से जैसे ही आप आगे निकलेंगे, आपके सामने पार्लियामेंट के भीतर के सवाल गूंजने लगेंगे। तब समझ में आएगा कि संविधान को लेकर लड़ाई कौन लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, और क्यों के साथ आने वाले वक्त में इस देश को कौन चला रहा है, और जिस दिशा में यह देश जा रहा है उस परिस्थिति पर लगाम किसके हाथ में है, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जरा पार्लियामेंट के भीतर के इन दृश्यों को भी देखिए। स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं, और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने हम नीति क्यों करेंगे? ये लोग नहीं। Meaningful deliberation about the issue that is agitating the mind of judiciary. It is for the first time since independence that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. तो क्या यह देश अपने मूल्यों से ही डरा हुआ है? क्या इस देश की पूरी नौकरशाही 2.5 लाख की नौकरी लगातार करते रहें और उस पद पर बने रहें सिर्फ इसीलिए उसकी मौजूदगी है क्योंकि उसी के आश्रय समाज में उसका सम्मान होगा, और यह सम्मान भी डराकर होगा क्योंकि ताकत उसके पास है? तो हर दायरे में हर व्यक्ति, वो संसद के भीतर हो, सुप्रीम कोर्ट के जरिए संविधान की व्याख्या कर रहा हो, या संविधान की धज्जियां कर्नाटक के डिप्टी सीएम अपने शब्दों के जरिए उड़ाते हुए नजर आए, या फिर अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास महाराष्ट्र में खुलकर राजनीतिक तौर पर हो,
कहां कहां कैसे कैसे कौन खड़ा होगा? इन सवालों के जवाब तले हमें लगता है बात इस देश की सीमा को भी लांघ चुकी है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, कॉरपोरेट के आश्रय खड़े हो जाना और उसके जरिए इस देश के भीतर पॉलिसीज को बनाना, बात तो आगे निकल गई। अब स्टारलिंक के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है स्पेक्ट्रम को यूज करने का जो पैसा लिया जाता था वो नहीं लिया जाएगा। जाहिर है वोडाफोन को भी कुछ फायदा होगा। स्टारलिंक की एंट्री का रास्ता बन रहा है। वही स्टारलिंक जिसके मालिक एलन मस्क हैं और एलन मस्क के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मिलकर आए हैं। और उसके बाद बड़ा सवाल यह हो चला है कि भारत का डेटा अब अमेरिका के पास होगा। रास्ते अलग अलग हैं इस देश को लेकर, लेकिन सवाल फिर वही है। इस देश में जनता सरकार को चुनती है, उसमें से एक सरकार के भीतर से एक विपक्ष होता है और एक ताकतवर सत्ता होती है। यही एग्जीक्यूटिव अपने तौर पर काम करता है, विधायिका उसके साथ सवालों को करती है, न्यायपालिका अपने तौर पर फैसला बतलाती है संविधान के मातहत। तीनों जगहों पर मौजूदगी आपने लोगों की नहीं देखी, क्योंकि लोग इस देश के चुनते सभी को हैं, लेकिन वो ताकतवर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर अकेला खड़ा है। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश के सामने सबसे बड़ा संकट उस नेशन के कंसेप्ट का ही आ गया कि आखिर इस देश को चलाएगा कौन और देश चल कैसे रहा है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जहां पर मौजूद है या जहां पर मौजूद रहते हुए फिर वो एक्सटेंशन चाहता है, वो सारी परिस्थिति उस एग्जीक्यूटिव पर टिकी हुई है, जो एग्जीक्यूटिव अपने तरीके से संविधान की व्याख्या भी करेगा और विपक्ष भी उसी नजरिए से देखेगा। यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जंतर मंतर में चले जाते हैं, लेकिन इस देश के भीतर के जो सीरियस गंभीर मुद्दे पार्लियामेंट अगर मानती है तो हट के सड़क के बाहर खड़े होकर एक नई पार्लियामेंट, रोड पार्लियामेंट लेकर खड़े हो जाएं और बताएं सबको क्या स्थिति है। तो क्या यह मामला राजनीतिक तौर पर पहली बार फेसलेस पॉलिटिक्स को समझने का है? क्योंकि इसी पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष नारे लगाते रह गया कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, असमानता है, और आज उसने खुलकर ठप्पा लगा दिया सांसदों की वेतन जो है 1 लाख से 1,24,000 हो जाए, जो अलाउंस मिलता है वो 2,000 से बढ़कर 2,500 हो जाए। जो सांसद हार चुके हैं यानी पूर्व के सांसद हैं, उनको भी 25,000 रुपए जो मिलता था वो अब बढ़कर 31,000 हो जाए। एक गजब की परिस्थिति है इस देश के भीतर कि देश चल कैसे रहा है, चला कौन रहा है। या फिर सबसे गंभीर सवाल, इस देश की मौजूदा सत्ता को तो पता है उसे कैसे चलना चलाना है, लेकिन विपक्ष के पास वो ताकत, वो दृष्टि, उस दृष्टिबोध के आश्रय नई परिस्थितियों को गढ़ने की क्षमता और शायद संविधान के ही आश्रय सही, लेकिन संविधान की ताकत लोगों के हाथों में देकर इस देश को एक नई राजनीतिक परिस्थितियों में लाने का प्रयास, सब कुछ गायब है। विपक्ष के भीतर हर पॉलिटिकल पार्टी में यह शोर हंगामा, हम राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, आप राज्यसभा चले गए, अब आप क्या करेंगे वहां पर? आप सांसद बन गए, अब आप क्या करेंगे वहां पर? बीजेपी के भीतर के सवाल हैं, अब आप मंत्री बन गए लेकिन कीजिएगा क्या? आप मुख्यमंत्री बन गए लेकिन कीजिएगा क्या? तो क्या एक ऐसी परिस्थितियों का खाका जानबूझकर क्रिएट कर दिया गया जिसमें यह सवाल लगातार घुमड़ता रहे कि चाहे संसद हो, चाहे संविधान हो, चाहे इस देश के भीतर में लोकतंत्र के तीनों पिलर हो, चाहे फोर्थ पिलर के तौर पर मीडिया की मौजूदगी ही क्यों ना हो, हर कोई अपनी अपनी जगह पर जनता की नजरों में खारिज हो जाए या उसका महत्व खत्म हो जाए, एक ऐसी व्यवस्था को बना दिया गया या बनाने की प्रक्रिया में एक ऐसी सोच ले ही आई गई जहां पर इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को राजनीति ने हड़प लिया और आर्थिक नीतियों को कॉरपोरेट ने हड़प लिया। विदेश नीति और कूटनीति विदेशी पूंजीपतियों की हथेली में समा गई। तो फिर
देश चला कौन रहा है और देश चल कैसे रहा है, इस देश का कंसेप्ट है क्या, और आप पद पर बैठ गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके पद के ऑब्जेक्टिव, आपका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कोई बता पाएगा? बतला इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि इसी संसद में वो सांसद सबसे बड़ा ज्ञानी है जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाइयों का अध्ययन किए हुए है और पार्लियामेंट के भीतर तमाम बड़े भाषणों में रामचरितमानस की चौपाइयों को दोहराकर अपने ज्ञान को बखारता है, और 542 सांसद सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं और मान लेते हैं कि तुलसीदास ने जो लिखा मौजूदा पार्लियामेंट के भीतर का सच भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।